नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास विश्लेषण में। नमस्कार। आज हमारे सामने एक दिलचस्प स्रोत है, एक भाषण का पाठ। इसका शीर्षक है बुढ़ा खेड़ा, विकास का सपना बनाम घोटाले की सच्चाई। जी। ये भाषण अलमगीर नाम के एक व्यक्ति ने बुढ़ा खेड़ा गांव के निवासियों के सामने दिया है। हाँ, और हमारा काम है इस भाषण की तह तक जाना। हम देखेंगे कि अलमगीर साहब बुढ़ा खेड़ा के शासन, वहाँ चल रही विकास योजनाओं की असलियत क्या बताते हैं और कथित भ्रष्टाचार पर क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद है उनके तर्कों और दावों को समझना, जैसा कि इस स्रोत में दिया गया है, उन्हीं के नजरिए से। बिल्कुल, क्योंकि पहली नजर में ही ये भाषण काफी तीखे और सीधे आरोप लगाता नजर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। अलमगीर की सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी शिकायत क्या लगती है? वो कहते हैं कि बुढ़ा खेड़ा पर दशकों से सिर्फ 2 परिवारों का ही दबदबा रहा है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु है। वो साफ कहते हैं दशकों से बुढ़ा खेड़ा पर सिर्फ 2 ही परिवार राज करते आ रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, वो ये भी समझाते हैं कि ये परिवार आपस में सत्ता बदलते रहते हैं। अगर जनता एक से नाराज हो तो दूसरा सामने आ जाता है। अच्छा। या फिर वो कहते हैं परिवार अपने ही किसी रिश्तेदार को आगे कर देता है, तो चेहरा बदल जाता है। पर हाँ, उनका वो वाक्य काफी सोचने पे मजबूर करता है। चेहरा बदला है लेकिन बुढ़ा खेड़ा की किस्मत कभी नहीं बदली। बिल्कुल। इसका मतलब साफ है उनके अनुसार कि असली व्यवस्था या जो काम करने का तरीका है वो कभी नहीं बदला, सिर्फ लोग बदलते रहे। हाँ। ये तो वंशवादी राजनीति का एक क्लासिक आरोप लगता है ना? निश्चित रूप से। और अलमगीर के नजरिए से देखें तो इस तरह की व्यवस्था के कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। जैसे अगर सत्ता कुछ ही हाथों में सिमटी रहे तो नई सोच या असली बदलाव की गुंजाइश कम हो जाती है। उनका इशारा शायद इस तरफ है कि ऐसे में कुछ निहित स्वार्थ, कुछ लोगों के अपने फायदे इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो किसी भी सार्थक परिवर्तन को रोक देते हैं। तो ये सिर्फ 2 परिवारों की आलोचना नहीं है। नहीं, ये उससे आगे है। ये एक तरह से एक बंद व्यवस्था की आलोचना है जो बाहर वालों को या नए विचारों को जगह ही नहीं देती, ऐसा उनका आरोप है। तो ये तो हुई व्यवस्था पर एक बड़ी टिप्पणी। लेकिन क्या अलमगीर सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं या वो अपने दावों को पुख्ता करने के लिए कुछ उदाहरण भी देते हैं? हाँ, यहीं पर भाषण ज्यादा ठोस हो जाता है। वो सिर्फ सामान्य आरोप लगाकर नहीं रुकते, वो कई विशिष्ट उदाहरणों की एक सूची सी पेश करते हैं जो उनके अनुसार विकास की विफलता और संभावित भ्रष्टाचार को दर्शाते हैं। हाँ, मैंने भी वो सूची देखी, काफी लंबी है। जैसे वो सफाई योजना का जिक्र करते हैं, कहते हैं योजना आई, पैसा भी शायद आया होगा, लेकिन जमीनी हकीकत। हाँ। अलमगीर कहते हैं नालियां आज भी गंदगी से भरी हैं। ये तो बहुत ही बुनियादी नागरिक सुविधा है और इसका ऐसा हाल बताना ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। और ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। वो आगे बढ़ते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। अच्छा। कहते हैं कि शिक्षा सुधार के लिए पैसा आया, लेकिन सरकारी स्कूल की हालत वही की वही है। ओह। फिर सड़कों पर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं, लेकिन नतीजा घटिया क्वालिटी के कारण कुछ ही महीनों में सब लाइटें बुझ गईं। कुछ ही महीनों में? हाँ, ऐसा उनका दावा है। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, नाली, स्कूल, लाइटें, लेकिन कहीं न कहीं ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ी हैं। बिल्कुल। अगर ये बुनियादी चीजें भी ठीक नहीं हैं, जैसा अलमगीर दावा कर रहे हैं, तो लोगों का व्यवस्था पर भरोसा कैसे बनेगा? बिल्कुल सही कहा। और वो आगे पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, बस जैसे तैसे खाना पूर्ति की गई। ये छोटी विफलताएं उनके बड़े आरोपों को, आप कह सकते हैं, विश्वसनीयता देती हैं। और फिर वो एक बड़ा उदाहरण देते हैं जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। हाँ, पानी की टंकी। जी, पानी की टंकी। वो बताते हैं कि लाखों रुपए खर्च करके एक बड़ी पानी की टंकी बनाई गई। सुनने में तो ये विकास का एक बड़ा काम लगता है। बिल्कुल लगता है। लेकिन असलियत उनके अनुसार आज तक उसमें से एक बूंद पानी भी जनता को नहीं मिला। हाँ, और उनकी वो पंक्ति बड़ी मार्मिक है, गांव की प्यास बुझाने के लिए बनी टंकी खुद ही प्यास से सूखी खड़ी है। वाह। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है उनके भाषण में। ये दर्शाता है कि कैसे बड़े बड़े वादे और परियोजनाएं जमीनी हकीकत से कोसों दूर हो सकती हैं। अलमगीर के अनुसार ये सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि संसाधनों की सीधी बर्बादी है। तो इन सभी उदाहरणों से, नालियों से लेकर पानी की टंकी तक, अलमगीर क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि ये सब अयोग्यता का नतीजा है या इसके पीछे कुछ और है? देखिए, यहाँ पैटर्न महत्वपूर्ण है। अलमगीर का आरोप सिर्फ अयोग्यता का नहीं है, वो एक व्यवस्थागत समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। व्यवस्थागत? हाँ, उनका कहना है कि योजनाएं बनती हैं, पैसा आता है, लेकिन नतीजा शून्य रहता है। इन उदाहरणों के जरिए वो ये दर्शा रहे हैं कि संसाधन आवंटित तो होते हैं,
पर उनका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता। ये कुप्रबंधन से आगे बढ़कर संभावित भ्रष्टाचार और जवाबदेही की मतलब पूरी तरह कमी की ओर इशारा करता है, जैसा कि वो अपने भाषण में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक ऐसी तस्वीर जहां ये सब आम हो गया है। हाँ, एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां सार्वजनिक विफलता इतनी सामान्य हो गई है कि वो लगभग अपेक्षित सी बन चुकी है। और इन विकास परियोजनाओं में कथित गड़बड़ियों के अलावा क्या वो किसी खास घोटाले का भी नाम लेते हैं, कोई स्पेसिफिक स्कैम? हाँ, लेते हैं। वो एक विशिष्ट घटना का जिक्र करते हैं जिसे वो ईंट घोटाला कहते हैं। ईंट घोटाला, ये क्या है? अलमगीर के अनुसार गांव के कई लोगों ने ईंटें खरीदने के लिए पैसे जमा कराए थे। किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, कुछ ने शायद लाखों रुपए तक दिए। अच्छा, शायद घर बनाने या किसी और काम के लिए? हाँ, शायद। लेकिन आरोप ये है कि ना ईंट मिली ना पैसा वापस मिला। अरे, मतलब लोगों से पैसे ले लिए गए और फिर कुछ नहीं दिया गया? जी, ये तो सीधे सीधे धोखाधड़ी का आरोप है। बिल्कुल। ये सिर्फ सरकारी पैसे के दुरुपयोग का मामला नहीं है, जैसे पानी की टंकी या लाइटों के मामले में आरोप था। ये आम लोगों की अपनी मेहनत की कमाई से सीधे तौर पर जुड़ी वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप है। और अलमगीर इसमें एक और गंभीर बात जोड़ते हैं। उनका दावा है कि आज तक किसी को इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिला, ये बात उनके तर्क को और वजन देती है ना? हाँ, क्योंकि अगर घोटाला हुआ जैसा वो कह रहे हैं और किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई, तो ये उसी व्यवस्थागत समस्या की तरफ इशारा करता है जिसकी बात वो शुरू से कर रहे हैं। निश्चित रूप से। ये कथित जवाबदेही की कमी को और पुख्ता करता है। अगर लोगों के पैसे डूब जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये व्यवस्था पर भरोसे को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। ये दिखाता है कि शिकायत करने या न्याय मांगने का शायद कोई रास्ता ही नहीं बचा है, या कम से कम अलमगीर ऐसा दर्शाना चाहते हैं। और ये जवाबदेही की कमी क्यों है, इसके बारे में अलमगीर क्या कहते हैं? क्या वो सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही मानते हैं या इसके पीछे भी कोई गहरी वजह बताते हैं? वो इसके लिए उन्हीं दो परिवारों पर वापस आते हैं जिनका जिक्र उन्होंने शुरुआत में किया था। अच्छा, उन दो परिवारों पर? जी, वो दावा करते हैं कि इन दोनों परिवारों के बीच एक तरह की मिली भगत है। मिली भगत किस तरह की? अलमगीर का कहना है, अगर एक परिवार फंसता है तो दूसरा परिवार उसे बचा लेता है। इसका मतलब है कि उनके अनुसार ये दोनों परिवार, जो शायद बारी बारी से सत्ता में आते हैं, असल में एक दूसरे के हितों की रक्षा करते हैं। अगर किसी एक पर कोई आरोप लगता है या कोई मुश्किल आती है, तो दूसरा उसे बचाने में मदद करता है। अगर ये सच है जैसा अलमगीर आरोप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि असली विपक्ष या निगरानी जैसी कोई चीज है ही नहीं। हाँ, यही उनका इशारा है। अगर सत्ताधारी और कथित विपक्षी ताकतें अंदर खाने मिली हुई हैं, तो फिर जवाबदेही कौन तय करेगा, कौन सवाल पूछेगा? सही बात है। ये एक ऐसी स्थिति पैदा करेगा जहां कोई भी गलत काम करने वाला आसानी से बच निकल सकता है। और इसका सीधा नतीजा अलमगीर के शब्दों में ये होता है कि बुड्ढा खेड़ा के लोगों की आवाज कभी सुनी ही नहीं गई। उनकी समस्याएं, उनकी शिकायतें सब अनसुनी रह जाती हैं। ये तो बहुत निराशाजनक तस्वीर है। मतलब अगर लोगों को लगे कि उनकी आवाज का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो व्यवस्था से कैसे जुड़ेंगे? यही सवाल अलमगीर शायद उठाना चाहते हैं। इस तरह की कथित मिलीभगत पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा कर देती है। हाँ, ये सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं रहता, ये पूरी व्यवस्था के क्या कहते हैं ठप हो जाने का संकेत देता है, कम से कम उस भाषण के दृष्टिकोण से। इस निराशाजनक तस्वीर के बाद अलमगीर चुनाव और नेताओं के रवैये पर भी एक दिलचस्प टिप्पणी करते हैं। उन्होंने एक बॉलीवुड फिल्म का रेफरेंस इस्तेमाल किया है ना? हाँ, वो नेताओं की तुलना मिस्टर इंडिया से करते हैं। मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर वाली, मतलब वो गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। अलमगीर कहते हैं, बुड्ढा खेड़ा के लोग इन्हें चुनाव में देखते हैं और चुनाव के बाद ये बन जाते हैं मिस्टर इंडिया, आंखों से ओझल, गायब। उनका मतलब है कि नेता सिर्फ वोट मांगने के समय जनता के बीच आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो फिर दिखाई नहीं देते। जनता की समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं रह जाता जब तक कि अगला चुनाव ना आ जाए। ये शिकायत तो शायद बहुत आम है। मतलब सिर्फ बुड्ढा खेड़ा की ही नहीं, कई जगहों पर लोग ऐसा महसूस करते हैं कि नेता चुनाव के बाद उन्हें भूल जाते हैं। सही कहा आपने। ये एक व्यापक भावना है, लेकिन ये मिस्टर इंडिया वाली उपमा इसे खास बना देती है। कैसे? ये सिर्फ अनुपस्थिति की बात नहीं है, ये जानबूझकर गायब हो जाने, अदृश्य हो जाने का भाव देती है। अच्छा, हाँ। ये नेताओं और जनता के बीच की दूरी, या शायद अलमगीर के अनुसार उनके द्वारा पैदा की गई दूरी को बहुत प्रभावी ढंग से उजागर करती है। ये दिखाता है कि नेताओं का जुड़ाव शायद सिर्फ चुनावी फायदे तक ही सीमित है। तो इतने सारे गंभीर आरोप लगाने के बाद वंशवाद, विफल परियोजनाएं, घोटाला, मिलीभगत, नेताओं का गायब हो जाना, अलमगीर आखिर में क्या कहना चाहते हैं? उनका मकसद क्या है ये सब बताने का?
यहाँ आलमगीर एक गेरजास मोड़ लेते हैं भाषण में। वो स्पष्ट करते हैं कि उनका इरादा क्या है और क्या नहीं है। हाँ, वो कहते हैं मैं आलमगीर वोट मांगने नहीं आया हूँ। ये काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की बातें राजनीतिक भाषणों में वोट मांगने के लिए ही की जाती हैं। बिल्कुल, वो खुद को एक पारंपरिक राजनेता से अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं आया हूं सिर्फ ये आईना दिखाने, ताकि बुढ़ा खेड़ा की जनता खुद देखे कि उसके साथ कितनी बार धोखा हुआ है। आईना दिखाने। हाँ, तो वो खुद को एक बाहरी पर्यवेक्षक, एक सत्य वक्ता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जो सिर्फ हकीकत बयान कर रहा है, सत्ता नहीं मांग रहा। और फिर वो सीधे सवाल पूछते हैं जनता से, है ना, अंत में। हाँ, वो भाषण का अंत कुछ सवालों के साथ करते हैं, जैसे बुढ़ा खेड़ा क्यों नहीं बदला, योजनाएं क्यों विफल रहीं, लोगों को उनका हक क्यों नहीं मिला। ये सवाल सीधे जवाब नहीं देते, बल्कि श्रोताओं को, यानी बुढ़ा खेड़ा के निवासियों को खुद सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, ये एक तरह से उन्हें जगाने की कोशिश लगती है। बिल्कुल, उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश है कि वो खुद इन सवालों के जवाब तलाशें और शायद मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाएं। ये वाकई एक दिलचस्प रणनीति है, खुद को उम्मीदवार के बजाय सच्चाई का आईना दिखाने वाला बताना। हाँ, ये उन्हें उन नेताओं से अलग खड़ा करता है जिनकी वो आलोचना कर रहे हैं। ये एक प्रयास है ये दिखाने का कि वो व्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि उसके आलोचक हैं। बेशक इसके पीछे उनके अपने राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं या नहीं, ये भाषण से सीधे तौर पर पता नहीं चलता, लेकिन उनकी प्रस्तुत रणनीति यही है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और आलमगीर के भाषण के मुख्य बिंदुओं को समेटें, तो क्या निष्कर्ष निकलता है? कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा उभर कर सामने आते हैं? मेरे विचार में कई मुख्य धाराएं हैं। पहली, बुढ़ा खेड़ा में कथित तौर पर कुछ ही परिवारों का लंबे समय से चला आ रहा राजनीतिक नियंत्रण और उसके संभावित नकारात्मक प्रभाव। जी। दूसरी, विकास के नाम पर हुई कई परियोजनाओं की जमीनी विफलता, चाहे वो बुनियादी सुविधाएं हों जैसे सफाई, शिक्षा, लाइटें, बेंचें, या बड़ी परियोजनाएं जैसे पानी की टंकी। बिल्कुल, ये विफलताएं सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि संसाधनों की बर्बादी और संभावित भ्रष्टाचार का संकेत देती हैं आलमगीर के अनुसार। और तीसरा बिंदु शायद वो ईंट घोटाला है। हाँ, वो ईंट घोटाला जो सीधे वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप है और जिसमें न्याय न मिलने की बात कही गई है। ठीक है। चौथा, उन प्रमुख परिवारों के बीच कथित मिलीभगत का दावा जो जवाबदेही को खत्म कर देता है और एक तरह से यथास्थिति बनाए रखता है। और पांचवा, नेताओं का चुनावी रवैया, उनका मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाना, तो जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच की खाई को दर्शाता है। ये सब मिलकर बुढ़ा खेड़ा की एक काफी गंभीर और चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। कम से कम आलमगीर के नजरिए से तो यही लगता है। हाँ, और ये याद रखना बेहद जरूरी है कि ये स्रोत, ये भाषण एक व्यक्ति आलमगीर का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ये उनके दावे हैं, उनके आरोप हैं। सही कहा। लेकिन ये दावे स्थानीय शासन की प्रभावशीलता, विकास की वास्तविकता, संसाधनों के उपयोग पर और सबसे महत्वपूर्ण आम नागरिकों के अनुभव पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है और क्या व्यवस्था लोगों की जरूरतों को पूरा कर पा रही है। बिल्कुल, और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। ये सवाल इसी स्रोत सामग्री से ही उठता है, लेकिन जिसका जवाब इसमें सीधे तौर पर नहीं है। जी। आलमगीर ने समस्याओं का एक विस्तृत खाका खींचा है। तो सवाल ये है, अगर किसी जगह पर लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के बारे में ऐसे गंभीर दावे किए जाएं, जैसा कि इस भाषण में किया गया है, तो वहां के निवासियों के लिए असल बदलाव की उम्मीद कैसे और कहां से शुरू हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। वो कौन से कदम हो सकते हैं जो इस कथित यथास्थिति को चुनौती दे सकें? इस पे जरूर सोचिएगा।